यस। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 से। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। देखिए 133 में क्या बोला गया है। अ रूम इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 7500 टाइल्स ऑफ साइज 15 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर। फाइंड द विड्थ ऑफ रूम। देखिए एक रूम है, ठीक है। अब जिसकी लेंथ आपको दे रखी है, ब्रेड्थ आपसे पूछिए, यानी कि रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है। मैंने सिर्फ फर्श को बनाया है, ठीक है। ये रूम का क्या है, फ्लोर है, ठीक है। सिर्फ फर्श को बनाया है मैंने, ठीक है। बोला गया है कि इसकी लेंथ कितनी है, 15 मीटर है, ठीक है। आपको ब्रेथ बतानी है। कैसे बताओगे? देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको इसके अंदर लगी हुई टाइल्स है, उनका एरिया दे रखा है, ठीक है। ये जो टाइल्स लगी हुई हैं इनका एरिया दे रखा है। कैसे दे रखा है? टोटल टाइल्स दे रखी है और एक टाइल्स का एरिया। देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ही होता है ना, यानी कि आप टोटल फर्श का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकाल लेंगे? एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर या टाइल्स का, ठीक है। जितनी टाइल लगेगी उतना ही फर्श होगा ना। तो देखिए एक टाइल का एरिया क्या आएगा, 15 × 12, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो एरिया आ जाता है। ये एक टाइल का है तो 7500 टाइल का कितना होगा, 7500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अपॉन, देखिए अब ये सारा का सारा सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये तो नंबर्स हैं और ये दोनों सेंटीमीटर में है। तो हमें क्या करना है, इस एरिया को किस में चेंज करना है? हमें एरिया को चेंज करना है मीटर के अंदर, ठीक है। क्यों? हमसे ब्रेथ भी मीटर में पूछी गई है, तो मीटर में चेंज करने के लिए इसको भी 15 को भी मीटर में चेंज करना है और 12 को भी मीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड में 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई 12 को भी चेंज करेंगे, डिवाइड में 100 लगाएंगे, ठीक है। अब ये मीटर स्क्वेयर में आ गया, ठीक है। हमें पता है क्या कि 1 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर निकालने के लिए 1/100 करेंगे तो 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो जाएगा 15/100 मीटर और ये 12/100 मीटर, ठीक है। अब देखिए कैंसिल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। ये कटेगा, 25×3 = 75 होता है, 25 × 4 = 100 होता है। 4 एकम 4, 4×3 = 12, तो 3×3 = 9, 15×9 = 135, ठीक है। तो एरिया कितना आया, 135 मीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका है? टाइल्स का। टाइल्स किस पे लगी है? फ्लोर पे। तो इनडायरेक्टली फ्लोर का ही एरिया है ये, ठीक है। बस यही पूछा है कि विड्थ क्या होगी रूम की, ठीक है। विड्थ कितनी होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ होगी, इज इक्वल टू एरिया में 135 आपने निकाल ही लिया। लेंथ हमें दे रखी है 15 मीटर, ठीक है। ब्रेथ या विड्थ हमें निकालनी है, तो विड्थ कितनी आ जाएगी, 135। ये 15 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 15 बन जाए 15, 15 9 जा 135, ठीक है। तो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है कमरे की, वो कितनी आ जाएगी, 9 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा सम था, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। देखिए क्या बोला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर? प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि नॉन लीप ईयर के अंदर 53 संडे आए, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि नॉन लीप ईयर के अंदर 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखते हैं कि एक साल में, ठीक है, कितने रविवार आते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दो केस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी ईयर है, ठीक है, कोई भी ईयर है, वो कैसा होगा, या तो नॉन लीप ईयर होगा, नॉन लीप ईयर होगा, या क्या होगा, लीप ईयर होगा, ठीक है। हमें पता है नॉन लीप ईयर क्या होता है। नॉन लीप ईयर 365 दिन का होता है और लीप ईयर 366 दिन का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फरवरी क्या होती है, 29 दिनों की होती है ना, ठीक है। फरवरी मंथ है वो 29 दिनों का होता है, इसलिए एक दिन ज़्यादा होता है। बाकी जो नॉन लीप ईयर है, ठीक है,
सिंपल ईयर है वो 365 दिन का होता है। ठीक है, अब देखिए हम ये पता कर लेते हैं कि हफ्ते कितने होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं 365 की, तो इसको अगर 7 से डिवाइड करें तो हफ्ते आ जाएंगे कि कितने हफ्ते होंगे। तो 7 5 35, 7 2 14, रिमाइंडर बचा एक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 365 दिन है, ये जो 365 दिन है, इसके अंदर 52 हफ्ते तो पूरे हैं, कंप्लीट हैं। ठीक है, 52 हफ्ते तो क्या है, पूरे पूरे कंप्लीट है। उसके बाद एक दिन और बचता है। ठीक है, ये जो 365 दिन है, इनके अंदर 52 हफ्ते तो पूरे पूरे हैं। ठीक है, और उसके बाद एक दिन बचता है। तो आप एक बात बताएं मेरे को, यहाँ पे बात हो रही है 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए ये जो 52 संडे, ये जो 52 हफ्ते हैं, इन 52 हफ्तों में कितने संडे आएंगे। आप बोलोगे सर 52 हफ्तों के अंदर 52 संडे आएंगे। ठीक है, 52 हफ्तों के अंदर 52 ही संडे आएंगे, यानी कि ये तो आ ही आएंगे। ठीक है, इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, सारा डिपेंड करता है इस वन पे। ठीक है, जैसे इस दिन मंडे आ गया, सॉरी जिस दिन ये जो एक दिन बचा है, इस दिन अगर संडे आ जाता है तो कितने संडे हो जाएंगे, 53 संडे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपकी इस एक दिन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखिए टोटल आपके पास कितने डे होते हैं, 7 डेज होते हैं ना। जैसे कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो टोटल 7 होते हैं। 7 में से संडे कितने दिन आना चाहिए, एक दिन आना चाहिए। ठीक है, एक दिन संडे आ जाता है तो कितने संडे हो जाएंगे, 53 संडे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/7। ठीक है, देखिए ऐसा आपको 53 मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए 52 हफ्ते तो कंप्लीट है, तो ये तो आए ही आएंगे। ठीक है, इनका तो कोई, इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, मेनली जो 53 संडे है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, इस एक दिन पे। ठीक है, अगर इस दिन सपोज कर लो कि मंडे आ गया तो 53 संडे तो कभी आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो 53 संडे हैं, ठीक है, ये किस पे, इस एक दिन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इसको आप क्या बोलेंगे कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 1/7। ठीक है, 7 दिनों में से कोई एक दिन क्या संडे आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। देखिए 135 में क्या बोला गया है, द इनकम टैक्स रेट इज इंक्रीज बाय 20% इफ द पर्सन स्टिल पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, बाय व्हाट परसेंट शुड हिज इनकम बी रिड्यूस्ड। देखिए इनकम टैक्स रेट है, ठीक, रेट है इनकम टैक्स की, वो क्या है, 20% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, 20% इंक्रीज हो जाती है। एक पर्सन है वो स्टिल पे सेम अमाउंट। ठीक है, रेट बढ़ने के बावजूद भी जो व्यक्ति है, ठीक है, वो सेम अमाउंट पे कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, सेम अमाउंट पे कर रहा है। तो बोला गया बाय व्हाट परसेंट शुड हिज इनकम बी रिड्यूस, तो बताइए उसकी इनकम कितनी रिड्यूस होगी। तो देखिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी सेम का कॉन्सेप्ट आए, ठीक है, सेम अमाउंट का क्या है, कॉन्सेप्ट आए, तो ये जो इनकम है, ठीक है, ये इस रेट के क्या होती है, रिवर्स होती है। ठीक है, रेट के क्या होती है, रिवर्स होती है। ठीक है, होगा क्या कि जितनी ये इंक्रीज होगी, ठीक है, उसके रेसिप्रोकल डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे मैं अगर 20% का फ्रैक्शन बनाता हूँ, तो वो क्या होगा, 1/5 होगा। ठीक है, यानी कि 20% इंक्रीज होने का मतलब क्या है, 5 से 6 होगी। 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है ना। ठीक है, तो यानी कि 5 से 6 हो गई। इनका जो आपका टैक्स रेट था वो पहले 5 था, उसके बाद बढ़ के कितना हो गया, 6। ठीक है, ये रेट इंक्रीज है। तो इनकम में डिक्रीज कितना होगा ये पूछा गया है। तो देखिए इनकम में डिक्रीज इनका रेसिप्रोकल होगा, मतलब 6 से 5 डिक्रीज होगी। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये ओनली कब होगा, जब अमाउंट सेम होगा। ठीक है, अगर सेम अमाउंट वो पे कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए ये आपने इस टाइप के सम काफी पढ़े होंगे, अर्थमेटिक का सम में। ठीक है, आप पढ़ते थे कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी इनकम है, ठीक है, वो कुछ बढ़ जाती है,
ठीक है, इनकम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो और एक्सपेंडिचर वो अगर क्या रखता है, सेम रखता है, तो बताइए सेविंग है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, इस टाइप के सम होते थे। तो उसमें आप क्या करते थे, ये जो रेशियो निकाल लेते थे। ठीक है, इनकम कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर सेम है, ठीक है, तो जो इनकम का जो रेशियो है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता था, सेविंग का। ठीक है, तो उसी टाइप से जो इंक्रीज इन रेट है, अगर सेम अमाउंट में वो पे कर रहा है, ठीक है, तो जो इनकम का डिक्रीज है वो क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना डिक्रीज हो रहा है, 6 से 5, एक डिक्रीज हुआ। ठीक है, कितने पे, 6 पे, तो 1/6। तो 1/6 का क्या करेंगे, आप परसेंटेज बनाएंगे। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और लगा देंगे परसेंट। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 × 1 = 6, और उसके बाद आएगा 6 × 6 = 36, यानी कि 16 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना था। देखिए वैसे इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6 की। ठीक है, 16 and 2/3%। ठीक है, ये फ्रैक्शन होती है, डायरेक्ट भी याद याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे। देखिए 136 में क्या बोला गया है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू व्हाट, अ सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, क्या बोला गया है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, क्रमिक छूटें दी जाती है 10% की और 20% की। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब अगर एक अपन डिस्काउंट दे दें तो वो कितना देना होगा इन दो के बराबर। ठीक है, मतलब इन दोनों का, दो अलग अलग डिस्काउंट किसी सिंगल डिस्काउंट के इक्वल होंगे ना। ठीक है, तो वो सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, तो इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, पहला डिस्काउंट परसेंट प्लस दूसरा डिस्काउंट परसेंट माइनस D1 × D2/100, इसका परसेंटेज। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेट का। ठीक है, तो देखिए पहला डिस्काउंट कितना है, 10%, दूसरा डिस्काउंट कितना है, 20%, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई, 10 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है, अपॉन 100% लगाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 20 30 हो जाएगा, -2, तो ये आ जाएगा 28%। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पे। देखिए 137 में क्या बोला गया, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁵5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1/x⁵11। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, x⁵5 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ये बाइनोमियल का सम है। ठीक है, तो अपन बाइनोमियल की जनरल टर्म लिख लेते हैं। अगर a+b⁴n, अगर इस टाइप का कुछ भी हमें दे रखा है तो इसकी जनरल टर्म होती है, उसको अपन लिखते हैं TR+1 = NCR a⁻n−r b⁻r। ठीक है, ये हमारी जनरल टर्म होती है, बस इसी का यूज करना है। देखिए हमें दे क्या रखा है, x+1/x⁴n, इसके साथ कंपेयर करेंगे। n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 11। ठीक है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 दे रखी है। तो ये हमारे पास क्या है, बाइनोमियल दे रखा है। अब इसको कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/x है, और n की वैल्यू क्या है, 11। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं NCR, यानी कि 11CR। ठीक है, आर हमें नहीं पता, आर निकालना है। x⁻n−r, n−r है ना, यानी कि 11 - r। ठीक है, 1/x को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, x⁻−1। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, 1/x है, इसको क्या लिख सकता हूँ, x⁻−1। इसकी पावर r होगी, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 11CR। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x⁻11 - r, और ये -r हो जाएगा। ठीक है, -r हो जाएगा ना, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी।
ठीक है, तो देखिए ये x की पावर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 11 CR x रेस्ट पावर 11 माइनस 2R। ठीक है, क्या बन जाएगी 11 माइनस 2R। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 5 का। तो देखिए यहाँ पे जो x की पावर है वो कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 11 - 2R को किसके इक्वल रख देता हूँ, 5 के इक्वल रख देता हूँ। ठीक है, तो होगा क्या, इसको सॉल्व करते हैं। 2R इज इक्वल टू 5, ये प्लस का 11 है, इधर आगे माइनस का 11, तो क्या आएगा -2R इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी कि जब आर की वैल्यू 3 होगी, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो हमें क्या एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट तो यही होगा 11C3। ठीक है, बाकी आप चेक कर लेते हैं। 11C3 इस कॉमन टर्म में रखते हैं वैल्यू आर की। ठीक है, एक्स की पावर 11 माइनस आर, 11 माइनस आर यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 1/x की पावर आर, आर कितना है, 3 है। ठीक है, तो 3 से पावर कैंसिल, 5 बचेगी, यानी कि 11C3 एक्स की पावर 5। तो कोफिशिएंट क्या आया, 11C3। तो 11C3 को सोल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, 11 × 10 × 9। ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू में 2। इसको करते हैं, 5 × 1 = 5, सॉरी 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। ये हो जाएगा आपका 3 × 3, 3 × 3 = 9। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। ठीक है, 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, तो आएगा 150, 150 और 15 165। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 165। ठीक है, तो देखिए ये 462 नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन 165। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन में मिस्टेक है, गलत है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पे। देखिए 138 में क्या बोला गया है, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू द वाटर इज 2:1। इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2, देन क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडिड इज। तो बताइए कितना पानी मिलाया जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, आपके पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:1। ठीक है, और आपके पास मिक्सचर है कितना, आपके पास मिक्सचर कितना है, 60 लीटर है। ठीक है, ये आपका टोटल मिक्सचर है, ये इसका रेशियो है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से इनकी क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ दोनों को, ठीक है, मिल्क और वाटर को ऐड करूँ तो 3 आएगा। यानी कि देखिए ये मिल्क है, ये वाटर है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल क्वांटिटी आ गई। टोटल क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि 1 यूनिट किसके इक्वल है, 20 लीटर के, यानी कि वाटर है वो तो है 20। ठीक है, और ये 20 × 2 = 40, टोटल 60 हो गया ना। कितना है, 40 है, और वाटर कितना है, 20 है। अब आपको क्या बोला गया है कि जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, 1:2। ठीक है, 1:2 हो जाता है, सॉरी 1 रेशियो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो बोला इफ रेशियो इज 1:2, अगर रेशियो क्या हो जाए, 1:2 हो जाए, तो बताइए कितना पानी मिलाया गया है। ठीक है, तो देखिए आपने एक यूनिट की वैल्यू निकाल रखी है। ठीक है, आपने एक यूनिट की वैल्यू निकाल रखी है, तो आप यहाँ पे भी ये पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, असल में देखिए आप क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं ना, मिल्क पे कोई फर्क पड़ा है क्या, मिल्क ना तो आपने निकाला है ना ऐड की है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 40 था तो यहाँ पे भी मिल्क का कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो पूरी टर्म को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
मिल्क की क्वांटिटी तो सेम रखनी है ना, ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब देखिए रेशियो की बात है तो अगर मिल्क को किया है तो वाटर को भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 42 जा 80। अब देखिए मिल्क की क्वांटिटी सेम है, ठीक है, मिल्क यहाँ पे भी 40 लीटर था, यहाँ पे भी कितना है, 40 लीटर है। देखिए वाटर चेंज हुआ है, वाटर यहाँ पे 20 था, यहाँ पे कितना हो गया 80, यानी कि वाटर कितना ऐड किया अपन ने, वाटर ऐड किया है 60, ठीक है, तो 60 ऐड किया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये रेशियो के समय इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हो, इसको एक्सलेट मान के भी कर सकते हो, ठीक है, क्वांटिटी निकाल के, या डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट रेशियो से कैसे करना होता है, देखिए आपको मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 2:1, ठीक है, बोला जाता है कि रेशियो हो जाता है 1:2। तो देखिए आपसे पूछा था कि वाटर कितना ऐड किया जाए, तो देखिए एक आप बात देखो, आपने मिल्क में कोई चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे मिल्क 2 है तो यहाँ पे भी मिल्क कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि वाटर, मिल्क तो सेम है, वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया 1 से बढ़ के 4, यानी कि 3 इंक्रीज हुआ है। एक की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी 20, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 जा 60। तो देखिए डायरेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं इसको, ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे। देखिए 139 में क्या बोला गया है, इफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। देखिए मैंने सेम कॉन्सेप्ट ये आपको रेडियस में समझाया था, ठीक है, जब आप रेडियस एक सब आपने किया था उसमें बोला गया था कि एक सर्कल की रेडियस है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती है 20%, तो बताइए एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप रेडियस का रेशियो निकाल लो, ठीक है, उसका स्केयर कर दोगे, ठीक है, स्केयर कर दोगे तो किसका रेशियो आएगा, एरिया का रेशियो आएगा, ठीक है। अगर आपको क्या दे रखा हो, स्फीयर दे रखा हो, अगर आपको क्या दे रखा हो, स्फीयर दे रखा हो, तो रेडियस का क्या कर दो, क्यूब कर दो, ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो, ठीक है। आपको जब भी परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज पूछा जाए तो रेशियो निकाला करो, ठीक है, और रेशियो में आपको पाई वगैरह कुछ भी कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, तो जब भी रेशियो निकालोगे तो जो पाई या कांस्टेंट वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना, ठीक है। तो देखिए ये मैं आपको इसी क्वेश्चन पेपर में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी करते हैं इसको, देखिए क्या बोला गया कि डायमीटर, देखिए डायमीटर है चाहे रेडियस है, ठीक है, हमें तो इंक्रीज दे रखा है। देखिए डायमीटर अगर 25% इंक्रीज होगा तो रेडियस भी क्या होगा, 25% ही होगा ना, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहे डायमीटर हो चाहे रेडियस हो, ठीक है। देखिए अगर जब फिक्स वैल्यू दे रखी होती है ना कि डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, ऐसा दिया होता है, तब आप रेडियस निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अगर डायमीटर 25% इंक्रीज होगा तो रेडियस भी 25% इंक्रीज होगी, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया, आप बोला गया कि जो डायमीटर है, ठीक है, वो क्या 25% इंक्रीज होता है, ठीक है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, यानी कि जो, अब देखिए मैं डायमीटर नहीं मैं रेडियस लिखूंगा सीधा, ठीक है, R1 R2, तो रेडियस पहले 4 थी, 4 से बढ़ के 4 का 25% कितना होता है, आप बोलोगे 1 होता है, तो 4 का 25% 1 होता है, तो 25% इंक्रीज हुई है, तो 4 में एक ऐड करेंगे यानी कि 5, तो जो रेडियस है वो 4 से कितनी होगी 5, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रेडियस स्टार्टिंग में 100 थी, अब 25% बढ़ के 125 होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पे कटेगा, ये 5 पे कटेगा, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। तो ये आपका रेडियस का रेशियो आ गया। आपसे पूछा है वॉल्यूम में इंक्रीज, तो वॉल्यूम में इंक्रीज के लिए क्या करेंगे, इनका क्यूब कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए हमें पता है क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है ना, यहाँ पे R1 होता है, यहाँ पे R2 का क्यूब, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जब भी रेशियो निकालोगे तो सिर्फ क्या बचेगा R1 क्यूब R2 क्यूब, तो आप डायरेक्ट इनका क्यूब करो, ठीक है। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है, रेशियो, ये क्या होगा 5 5 25, 25 5 125, ठीक है। तो आपको देखना इंक्रीज कितना हुआ, तो 64 से 125 इंक्रीज हुआ है, तो कितना इंक्रीज हुआ है
माइनस कर लो। 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, तो 61 इंक्रीज हो रहा है, कितने पे इंक्रीज हो रहा है? 64 पे। ठीक है, तो ये आपका इंक्रीज आ गया। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको 4 पे काटूं, ठीक है, तो 25 चौके 100 होता है। और ये अगर 4 पे काटूं तो 4 एकम 4, 4 छिके 24। ठीक है, तो और तो ये नहीं कैंसिल हो रहा कुछ भी। ठीक है, तो और कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या है अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कितना होगा, 150 और 25। देखिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 61 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, 60+1, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 25 से। ठीक है, तो ये कितना होता है, 25×5 125, 25 के 150, यानी कि 1500। 2500 और ऐड करेंगे, सॉरी 25 और ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1525। डिवाइड में क्या है, 16। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 1525 को डिवाइड करना है किससे, 16 से। ठीक है, तो कितने पे जाएगा, 16 नहीं में 144 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा, 6 और 2 8। ठीक है, उसके बाद 16×5 80 होता है। ठीक है, 5, फिर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 16×2 = 32, 16×3 = 48। ठीक है, तो 2 बचेगा। ठीक है, 16×1 = 16। तो देखिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करना था, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। तो देखिए 140 में क्या बोला गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। देखिए क्या बोला गया कि एक ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इनके एल्टीट्यूड को मिलाता हूं। ठीक है, एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने सारे क्या किए, परपेंडिकुलर बनाए। ठीक है, हर लाइन पे क्या बनाया, परपेंडिकुलर बनाया। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे सारे परपेंडिकुलर मिलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो आपसे पूछा है अगर सभी एल्टीट्यूड को मिलाएंगे तो जो पॉइंट मिलेगा कॉन्करेंसी का, ठीक है, वो क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा, या इन सेंटर होगा, या सेंट्रोइड होगा, या ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, कौन सा सेंटर होगा। देखिए इसमें से एक सम पक्का आता है। ठीक है, तो आप एक एक करके सभी को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले अगर आप बात करें किसके, सबसे पहले आप बात करते हैं एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले देखिए सेंट्रोइड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अब बात करते हैं सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड क्या होता है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन होती है, तो जिस पॉइंट पे सारी मीडियन मिलती है ना, 3 मीडियन होती है ना, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट को आप बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, तो मीडियन का कॉन्करेंसी पॉइंट होता है सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला भी होता है एक। अगर आपको वर्टिसेस दे रखी है x1 y1, दूसरी वर्टिसेस x2 y2, तीसरी वर्टिसेस x3 y3, ये तीनों वर्टिसेस दे रखी है ट्रायंगल की, तो सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड। ठीक है, यानी कि x1 + x2 + x3/3, ये होता है सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट y1 + y2 + y3/3। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये जो फॉर्मूला है वो है सेंट्रोइड का। ठीक है, तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं आप, सेंट्रोइड निकालते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन का कॉन्करेंट पॉइंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आप, नेक्स्ट बात करते हैं इन सेंटर की। ठीक है, इन सेंटर क्या होता है, देखिए इन सेंटर क्या होता है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल के बनाता हूं क्या, एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, क्या बनाता हूं, एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर होता है जो एंगल को वर्टिसेस पे सेम टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाली जो लाइन है, अपोजिट लाइन है, उस पर परपेंडिकुलर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एंगल 90 डिग्री हो।
ठीक है, बस क्या खास बात होगी, ये दोनों एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, उनका जो कॉन्करेंट पॉइंट होगा, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। ठीक है, और इन सेंटर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अपन अगर ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाना चाहें, ठीक है, तो अपन इसको सेंटर मान के अगर सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। और इसको सेंटर मान के अगर अपन एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उस सर्कल को क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे। ठीक है, और क्या खास बात है, और अगर आपको क्या है, ये ट्रायंगल की साइड दे रखी है ए बी सी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस सर्कल की रेडियस पता कर सकते हो। ठीक है, कैसे, जो इन सर्कल की रेडियस है, सॉरी, जो इन सर्कल है, इन सर्कल की रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, इन सर्कल की रेडियस को क्या बोलते हैं, इन रेडियस। तो इन रेडियस कैसे निकालते हैं आप, अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसकी तीनों साइड दे रखी है, तो इनका एरिया को डिवाइड कर दें किससे, सेमी पेरीमीटर से। एरिया को डिवाइड कर दें सेमी पेरीमीटर से, तो हमें क्या मिल जाती है, इन रेडियस मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हर बार एक सम जरूर आता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इन सेंटर का। देखिए सेंट्रोइड था वो मीडियन का कॉन्करेंट पॉइंट था, इन सेंटर है वो एंगल बाइसेक्टर का कॉन्करेंट पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है क्या, ऑर्थो सेंटर और सर्कुम सेंटर की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, देखिए पहले बात करते हैं अपन सर्कुम सेंटर की। देखिए सर्कुम सेंटर क्या होता है, आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर आप क्या करें, प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर। प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो भी सामने लाइन है, वर्टिसेस के बिल्कुल सामने जो साइड है, ठीक है, उसको दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, उसी को ये अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, अगर आप तीनों वर्टिसेस पे बनाते हैं, ठीक है, जो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करे और 90 डिग्री पे भी हो, ठीक है, उनका जो कॉन्करेंट पॉइंट होगा, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो कॉन्करेंट पॉइंट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। और इसको अगर आप सेंटर मान के एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो वो सर्कल इस ट्रायंगल को क्या करता है, सर्कमस्क्राइब करता है। ठीक है, इनके वर्टिसेस में से होके पास होके जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई इस सर्कल को क्या बोलेंगे आप, सर्कम सर्कल बोलेंगे। ठीक है, सर्कम सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए सर्कम सर्कल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ठीक है, उसके बाद एक रहता है हमारा क्या, ऑर्थो सेंटर। क्या रहता है, ऑर्थो सेंटर।